राम राम। कक्षा 12 का हमारा पिछला टॉपिक है, वो चल रहा था वीड। उसमें हमने पढ़ा था वीड की परिभाषा और वीड का क्लासिफिकेशन। आज उसी टॉपिक को आगे करते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा खरपतवार की विशेषता, खरपतवार के लाभ और खरपतवार की हानियाँ। कल हमने इसका वर्गीकरण है वो विस्तार से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे खरपतवार की विशेषता। खरपतवार की विशेषता को याद करते समय हमें फसलों से उसकी तुलना करनी है, यानी फसल में क्या विशेषता है और खरपतवार में क्या विशेषता है, उन दोनों की। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करनी हो, भूमि में लगने की बात करनी हो, प्रतिकूल जलवायु सहन करने की क्षमता हो, बीज उत्पादन करने की क्षमता हो, खाद उर्वरक की आवश्यकता हो, इत्यादि सब विशेषताओं के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। खरपतवार की पहली विशेषता है बीज उत्पादन की क्षमता अधिक होती है। बात करें फसलों की तुलना में प्रति पौधा खरपतवारों की बीज उत्पादन की क्षमता अधिक होती है। गाजर घास सत्यानाशी के एक पौधे से लगभग 5000 बीज प्राप्त हो जाते हैं। वहीं अमरबेल से लगभग 16000 बीज प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जंगली चौलाई से लगभग 1,96,000 यानी लगभग 2 लाख बीज प्रति पौधे प्राप्त हो जाते हैं। तो फसलों की तुलना में एक विशेषता तो ये हो गई कि इनकी बीज उत्पादन क्षमता ज़्यादा है। दूसरी इसकी विशेषता होती है खरपतवारों की जड़ें इनकी गहरी होती है, यानी सामान्यतः फसलों की तुलना में इनकी जड़ें गहरी होती है, जिसके कारण ये कम पानी और कम खाद में ही अच्छी वृद्धि कर लेते हैं। तीसरी इसकी विशेषता है बीजों की जीवन क्षमता, यानी इनके बीज उत्पादन के बाद कई वर्षों तक उनमें अंकुरण क्षमता बनी रहती है। अगर ये मिट्टी में भी रहते हैं तो भी इनकी जीवन क्षमता है वो फसलों के बीजों की अपेक्षा ज़्यादा रहती है। अगर हम बात करें बथुआ, चौलाई, हिरणखुरी, इनके बीजों की जीवन क्षमता 50 वर्षों तक पाई गई है। मोथा के बीज 20 वर्ष तक जीवित रहते हैं, यानी उनकी जीवन क्षमता बनी रहती है। जंगली सरसों के बीज है वो भी 30 से 40 वर्षों तक जीवन क्षम बने रहते हैं या उनमें जीवन क्षमता पाई जाती है। अगली विशेषता है खरपतवार की फसल व खरपतवारों के बीजों में समानता, यानी कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनके बीज रंग, रूप और आकृति में फसल के बीज से मिलते जुलते होते हैं, जिससे उनको आसानी से हम अलग नहीं कर सकते हैं और उनका प्रचार प्रसार है वो होता रहता है, उसको हम आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जैसे सत्यानाशी के बीज है वो सरसों के बीज के समान होते हैं। इसी प्रकार जंगली जई के बीज है वो जई के बीज के समान होते हैं, तो उनको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते, जिससे ये खरपतवार है वो अपनी वृद्धि है तेजी से करते रहते हैं। पांचवी इसकी विशेषता है बीजों पर सुरक्षा आवरण। बीजों पर सुरक्षा आवरण यानी इनके बीजों पर कठोर आवरण पाया जाता है, जिससे ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। गोकरू, बरू और कुछ के कांटेदार संरचनाएं होती है, जिससे ये बीज इनके सुरक्षित रहते हैं। पांचवी विशेषता है वानस्पतिक प्रजनन।
कुछ खरपतवार है बीजों के अलावा भी अपनी वृद्धि या प्रजनन कर लेते हैं, जिसके कारण उनका नियंत्रण करना आसान नहीं रहता है। कई बार क्या होता है, किसान सोचता है कि खरपतवार को बीज आने से पहले नष्ट कर देते हैं तो ये नियंत्रित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ खरपतवार बिना बीज के भी अपनी ग्रोथ या प्रजनन कर लेते हैं। जैसे मोथा ट्यूबर्स द्वारा अपनी ग्रोथ कर लेते हैं। हमने देखा है खेत में जब भी हम मोथा को उखाड़ के आते हैं या देसी भाषा में उसकी जुताई करके आते हैं, तो 3-4 दिन बाद वापस मोथा है वो उग जाता है। उसका कारण यही है कि ज़मीन में उसकी ट्यूबर मौजूद है, वो वापस वहीं से अपनी वृद्धि प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए इनके वानस्पतिक भागों सहित नष्ट करना होगा, जिसे इनको आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अगली खरपतवार की विशेषता है कि ये सभी प्रकार की मृदाओं में वृद्धि कर सकते हैं। मृदा चाहे अम्लीय हो, चाहे क्षारीय हो, चाहे लवणीय हो, ये सभी प्रकार की मृदाओं में तेजी से वृद्धि करते हैं, जबकि हमारी फसलें हैं वो अम्लीय मृदाओं में या क्षारीय मृदाओं में कम ग्रोथ करती है। और खरपतवार उसके विपरीत सभी प्रकार की मृदाओं में आसानी से उग जाते हैं, जिससे ये अपनी वृद्धि और अपनी संख्या में तेजी से वृद्धि कर लेते हैं। अगली विशेषता है शीघ्र परिकीर्णन, यानी ये खरपतवार के बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। कुछ बीज हल्के होते हैं जो हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। विशेषता कुछ खरपतवारों के बीजों के कांटेदार संरचनाएं होती है, जिससे वो किसी भी पशु के, मनुष्य के या कृषि यंत्रों के चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो ये अपना प्रसार है या प्रकीर्णन है वो बहुत ही जल्दी करते हैं, जिससे इनकी संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। अगली इसकी विशेषता है कीट व रोग प्रतिरोधक क्षमता की अधिकता। खरपतवारों में फसलों की तुलना में कीट व रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। हमने देखा है हमारे खेत में पूरी फसल नष्ट हो जाती है, लेकिन खरपतवार है वो ज्यों के त्यों ही खेत में बने रहते हैं। इसका कारण ये है कि उसमें कीट व रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। अगली विशेषता है प्रतिकूल जलवायु से अप्रभावित। हमारी फसलें मौसम में बदलाव आने के कारण जल्दी प्रभावित हो जाती है। टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाए, वातावरण में आर्द्रता कम या ज़्यादा हो जाए तो वो उनकी वृद्धि है वो रुक जाती है। इसके विपरीत खरपतवारों में इस प्रकार की समस्या नहीं पाई जाती है। वे सभी प्रकार की प्रतिकूल जलवायु को आसानी से सहन कर लेते हैं और उनकी वृद्धि है जो कि त्यों बनी रहती है। अगली विशेषता है खरपतवारों की, इनको कम खाद व पानी की आवश्यकता होती है। हमने देखा है खरपतवार ऐसे स्थानों पर उग जाते हैं जहाँ पर पानी नहीं है, खाद भी नहीं है, तो इनको कम खाद व पानी की आवश्यकता होती है, जबकि हमारी फसलों को अधिक पानी व खाद की आवश्यकता होती है। जिसके कारण अगर हम प्रतिस्पर्धा देखें तो उसी कंडीशन में खरपतवार फसलों की अपेक्षा जल्दी वृद्धि करते हैं। अगली विशेषता है शीघ्र वृद्धि व शीघ्र परिपक्वता। खरपतवार फसलों की तुलना की अपेक्षा उनका अंकुरण जल्दी होता है, बढ़वार जल्दी होती है, क्योंकि उनको कम पानी चाहिए, कम खाद चाहिए, तो वो शीघ्रता से वृद्धि कर लेते हैं। गेहूं यानी गुल्ली डंडा यानी फेलिस माइनर और जंगली चौलाई के जो खरपतवार है वो शीघ्रता से वृद्धि करते हैं और अपना जीवन चक्र है वो लगभग 60 से 70 दिन में पूर्ण कर लेते हैं और इनका बीज निर्माण भी जल्दी तैयार हो जाता है। और जब हमारी फसल तैयार होती है तब तक इनके बीज
बनकर तैयार हो जाते हैं, जिससे ये अपनी अगली सीजन में जल्दी ही ग्रोथ कर लेते हैं, क्योंकि इनके बीज पहले ही बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये थी मुख्य खरपतवार की विशेषताएं, यानी इनको रटने की आवश्यकताएं नहीं है। फसलों में क्या होता है और खरपतवार में क्या होता है, वो सारी तुलनाएं हमें याद करनी है। उनको तुलना करके देख लो, रोग किस में ज़्यादा लगते हैं, खाद किसको ज़्यादा चाहिए, पानी किसको ज़्यादा चाहिए, प्रकीर्णन ज़्यादा कौन करता है। इस प्रकार के ये सारे हम तुलना करते हैं फसलों के साथ, तो इनको रटने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला हमारा टॉपिक है खरपतवार से हानि। खरपतवार से हानि होती है, ये सबको पता है। लाभ कम होते हैं, हानि ज़्यादा होती है, क्योंकि जब हमारे खेत में हम एक निश्चित मात्रा में खाद उर्वरक डालते हैं, सिंचाई करते हैं, तो उनको खरपतवार के पौधे वो ग्रहण कर लेते हैं। जैसे अगर हम मान लें हमारे पास 1 किलो भोज्य पदार्थ है और हम खाने वाले 4 हैं, और 4 जने ही उससे हम हमारा जो पोषण मान है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। अगर इन्हीं 4 में से कोई 2 और आ जाए, तो जो 1 किलो भोजन था हमारा वो 6 में डिवाइड होगा, और 6 में डिवाइड होगा तो हमारा जो पोषण मान हमें चाहिए वो पूरा नहीं हो पाता है। वही बात फसलों पर और खरपतवारों पर लागू होती है। अगर हमारे खेत में हमारे जो फसल के पौधे हैं उनके बीच में अगर खरपतवार उग जाते हैं, तो जो पोषण मान है फसलों को कम मिल पाता है, जिसके कारण उनकी वृद्धि भी क्या होती है, कम होती है, जिसके फलस्वरूप पहली हानि है फसल उत्पादन पर प्रभाव। अगर खेत में आवश्यकता से ज़्यादा खरपतवार उग जाते हैं तो उससे मृदा में ये पोषक तत्व ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, जिससे हमारी मुख्य जो फसल है उसकी वानस्पतिक वृद्धि कम होती है। वानस्पतिक वृद्धि कम होगी, जिसके फलस्वरूप उसमें फलन कम होगा और उत्पादन भी क्या होगा, कम होगा। तो पहली हानि होती है फसल उत्पादन पर प्रभाव। दूसरी है फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी। अगर हमारी फसल के साथ खरपतवार उग जाते हैं, हम शुद्ध बीज तैयार करना चाहते हैं, तो उसमें भी बीज है खरपतवार के मिल जाते हैं, जिससे उसकी जो भौतिक शुद्धता है बीजों की वो खराब हो जाती है। इसके अलावा अगर बात करें हम सरसों की फसल की, अगर उसमें सत्यानाशी है तो उसके बीज हम आसानी से पहचान नहीं सकते हैं, जिसके कारण उसके बीज सरसों में आ जाते हैं, और फिर हम इस सरसों का जो तेल निकालते हैं उस तेल में दुर्गंध आती है और इसमें जहरीलापन भी हो जाता है, जिसको खाने पर ड्रोप्सी नामक रोग भी हो सकता है। तो फसल उत्पादों की गुणवत्ता में भी खरपतवार हानि पहुंचाते हैं या उसकी गुणवत्ता को कम करते हैं। अगली हानि है पशुधन उत्पाद की मात्रा व गुणवत्ता में कमी। पशु को हम जब चरा कर लेके आते हैं तो कई बार वो ऐसे खरपतवार खा लेते हैं जो जहरीले होते हैं या उनमें कड़वापन होता है, जिसका असर वो उसके शरीर पर होता है। विशेष तौर से उसके दूध में दुर्गंध आने लगती है। जब दूध से हम कोई पदार्थ बनाते हैं, जैसे घी है, मक्खन है, पनीर है, इनमें भी दुर्गंध आने लगती है, जिसके कारण इनकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। विशेष तौर से जंगली प्याजी या जंगली लहसुन जब पशु खा लेते हैं तो दूध में दुर्गंध अधिक आती है और जिससे दूध की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसके अलावा बात करें भेड़ की ऊन में, जब उनकी कटाई की जाती है तो कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जैसे गोखरू है, बरू है, इनमें कांटेदार संरचनाएं होती है,
जिसके कारण ये ऊन पर चिपक जाते हैं और ऊन की गुणवत्ता भी खराब कर देते हैं। अगली हानि है मृदा नमी में कमी। ये आपको पहले भी बता दिया है कि जिस खेत में खरपतवार अधिक होंगे वे खरपतवार मृदा से नमी को अवशोषण कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप मृदा में जो नमी है उसकी कमी हो जाती है और उस कमी का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे फसल की वृद्धि पर, उत्पादन पर और गुणवत्ता पर पड़ता है। अगली हानि है भूमि के मूल्य में कमी। यह हमने देखा है कि जिन जिन क्षेत्रों में या जिन जिन भूमियों में खरपतवार अधिक है या खरपतवार ज़्यादा उगते हैं उनका मूल्य सामान्य भूमि की तुलना में कम होता है। तो खरपतवार जिन भूमियों में ज़्यादा उगते हैं उनका मूल्य भी कम हो जाता है। अगली हानि है खरपतवार कीट व रोगों को शरण देते हैं। हमारे खेत में खरपतवार आवश्यकता से ज़्यादा है तो उन खरपतवार के पौधों पर किसी न किसी रूप में खरपतवार कीट को या विभिन्न प्रकार के रोग फैलाने वाले कवकों को शरण देते हैं, जिससे हमारी फसलों को ज़्यादा हानि होने लगती है। बात करें इसमें कि कद्दू वर्गीय कुल की जो सब्जियां हैं उस पर जो एफिड लगता है उसका प्रकोप कब बढ़ जाता है? जब हमारे खेत में हिरणखुरी खरपतवार होता है, क्योंकि एफिड है वो हिरणखुरी पर शरण लेता है। इसी प्रकार मक्का में डाउनी मिल्ड्यू रोग का जो कवक है वो कांस पर शरण लेता है। इसलिए जिन क्षेत्रों में कांस ज़्यादा है और वहाँ अगर हम मक्का की फसल लेते हैं तो मक्का में डाउनी मिल्ड्यू रोग बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। अनाज वाली फसलों में जैसे गेहूँ है, जौ है, जई है, इनका जो रस्ट नामक रोग है और इसका रोगाणु जंगली जई पर शरण लेता है। तो हमारे आसपास जंगली जई के जितने भी खरपतवार हैं उनको हमें नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये रस्ट रोग को फैलाने वाले रोगाणु को शरण देते हैं। इस प्रकार खरपतवार कीट व रोगों को भी शरण देते हैं, जिससे हमारी फसलों में कीट व रोग की समस्या है वो बढ़ जाती है। अगली इसकी हानि है सिंचाई जल की हानि। खरपतवार जब नहरों में, नालों में उग जाते हैं तो उनमें रिसाव होने लगता है। इसके अलावा अगर उनकी वृद्धि ज़्यादा हो जाती है तो वो पानी के वेग को भी कम कर देते हैं, जिससे जो पानी हमारे खेत में आना चाहिए था वो उसका वेग कम हो जाता है, उसका रिसाव हो जाता है, जिससे सिंचाई जल की हानि हो जाती है। मनुष्यों के लिए घातक होते हैं। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनके संपर्क में आने पर हमें एलर्जी वगैरह हो सकता है, जैसे गाजर घास है, पार्थेनियम बोलते हैं उसको। ये अगर इसके संपर्क में हम आ जाते हैं तो एलर्जी जैसी समस्या का हमें सामना करना पड़ सकता है या त्वचा रोग जैसी समस्या हो सकती है। बात हमने पहले भी की थी, सत्यानाशी के बीज अगर सरसों के बीज में मिल जाते हैं तो वो भी हमारे लिए जहरीला होता है। इस प्रकार ये मनुष्यों के लिए भी घातक होते हैं। मनुष्यों के अलावा ये पशुओं के लिए भी घातक होते हैं। कई बार खरपतवार कच्ची अवस्था में पशु ज़्यादा खा लेते हैं तो उसमें आफरा वगैरह की समस्या आ जाती है। कई बार खरपतवार जहरीले होते हैं जिसको खा लेने पर पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। बरू घास के जब कल्ले फूटते हैं उस समय अगर उसको पशु खा लेता है तो उसमें जहरीला प्रभाव हो सकता है। अन्य हानियों की बात करें तो अब खेत में खरपतवार जब उग जाते हैं तो उनको नष्ट करने के लिए हमें कृषि यंत्र चाहिए, मशीन चाहिए, पशु चाहिए।
तो उन सब का कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि हम उनको बार बार काम में लेते हैं तो हमारे जो कृषि यंत्र है उसकी भी घिसावट आती है, उसकी भी लागत आती है, जिसके कारण हमारा जो शुद्ध आय है वो कम हो जाती है। इसके अलावा खरपतवार अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे खेत में आ जाते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु शरण ले लेते हैं, जैसे सांप, बिच्छू वगैरह या जहरीले जंतु आज उस पर आ जाते हैं, और कई बार उनका आक्रमण या उनका सामना किसानों को करना पड़ता है। कई बार यहाँ तक कि किसानों की मृत्यु भी हो जाती है। तो हमें हमारे खेत के आसपास जितने भी खरपतवार है उससे खेत को मुक्त रखना चाहिए, जिससे हमारा खेत अच्छा दिखे। अच्छा दिखने के साथ साथ उत्पादन भी अच्छा होगा फसलों का, रोग भी नहीं लगेंगे फसलों में, कीट भी कम लगेंगे, पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मनुष्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो हमें खरपतवारों को समय पर नियंत्रित कर लेना चाहिए। ये तो हमने पढ़ी थी खरपतवार की हानियाँ। अब हम पढ़ेंगे खरपतवार के कुछ लाभ भी होते हैं। खरपतवार कई बार हम देखते हैं कि खरपतवार हानि की बजाय हमें लाभ भी पहुंचाते हैं, जैसे मृदा संरक्षण में सहायक। यानी कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर हम फसलें नहीं उगाते हैं, उन क्षेत्रों पर मृदा कटाव को रोकने के लिए खरपतवार सहायक होते हैं, क्योंकि खरपतवार की जड़ें हैं वो मृदा को जकड़े रखती है, जिससे जल द्वारा या वायु द्वारा मृदा का कटाव नहीं होता है। तो ये मृदा संरक्षण में भी सहायक होते हैं। दूसरा, चारे के रूप में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। कुछ एक खरपतवार है जिनका प्रयोग हम चारे के लिए कर सकते हैं, जैसे दूब घास है, बथुआ है, सेंजी है इत्यादि। ये पौष्टिक आहार के रूप में पशुओं को खिला सकते हैं। कुछ खरपतवारों के बीज या उनकी जड़ें हैं वो औषधीय रूप में भी काम में ली जाती है। जैसे बात करें चरचिट्टा की, चरचिट्टा से दातुन बनाकर उससे करने पर दांतों से संबंधित जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती है। दूब घास, दूब घास को कूटकर उसका पेस्ट लगाने से वो रक्त स्तंभ का कार्य करती है, यानी खून के बहाव को रोक देती है। इसके अलावा मूत्र रोग में भी दूब घास का उपयोग किया जाता है। गोखरू, इसका प्रयोग प्रजनन संबंधी रोगों में किया जाता है। हमने भाखड़ी देखी होगी, वो भाखड़ी गोखरू होती है, और उसका प्रयोग भी विभिन्न प्रकार की औषधियों में किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार की औषधियों में भी खरपतवार का प्रयोग किया जाता है। मृदा सुधारने में उपयोगी, यानी कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो दलहनी होते हैं, जिससे मृदा की उर्वरा क्षमता भी बढ़ती है और मृदा की क्षारीयता वगैरह को भी या अम्लीयता को भी दूर किया जा सकता है। दलहनी खरपतवारों को उगाने से उनके जो जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, जिसके कारण उसमें मृदा में नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा सेंजी, सत्यानाशी, अड़ूसा जैसे खरपतवारों का प्रयोग क्षारीय मृदा सुधारने के लिए भी किया जाता है। तो ये मृदा सुधारने के लिए भी उपयोग में आते हैं। अगला लाभ है इसका सजावट के रूप में प्रयोग, यानी कुछ खरपतवारों को सौंदर्य या सजावट के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं। जैसे हम लेंटाना कैमरा की बात करें तो उसको सुना है कि शुरुआत में सजावटी के रूप में लेकर आए थे, अब वो एक खरपतवार का रूप धारण कर चुका है। कुछ खरपतवार जैसे लेंटाना कैमरा को मैंने आपको बता दिया है, इनको सड़कों के किनारे, बगीचों में सजावट के रूप में या बाड़ लगाने के रूप में काम में लिया जाता है। अगला लाभ है जैविक कीट रोग नियंत्रण में सहायक, यानी कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जिनको अगर हम खेत में लगा देते हैं तो उसकी दुर्गंध से कीट है
वो खेत में नहीं आते हैं या कुछ रोगों को भी नियंत्रण करने में सहायक होते हैं। जैसे बात करें हुल खरपतवार का, अगर हम खेत में पौधा लगा देते हैं तो उसमें तीक्ष्ण गंध आती है, जिससे कीट उसके आसपास नहीं आते हैं, या वो फसलों में हमने लगा रखा है खरपतवार तो उस फसल में कीट है वो कम आते हैं या आते ही नहीं है। तो हुल का पौधा है वो लगा देते हैं, जिससे खेत में जो कीट नियंत्रण है वो आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे खेत में हम आक के पौधे हैं 1-2 या लगे हुए हैं, तो जिन क्षेत्रों में हमने ये देखा है कि आक का पौधा होता है उन भूमियों में निमेटोड की जो समस्या है वो नहीं होती है। तो आक का पौधा भी जिन क्षेत्रों में निमेटोड की समस्या है उनमें लगाकर इस प्रकार की समस्या को दूर कर सकते हैं। अन्य उपयोग में बथुआ है उसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं, जंगली चौलाई है उसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं, मोथा खरपतवार के जो ट्यूबर्स होते हैं उनका प्रयोग अगरबत्ती बनाने के लिए कर सकते हैं। कासनी के खरपतवार है उनके बीजों को पाउडर बनाकर कॉफ़ी के साथ उसका उपयोग करें तो उसकी स्वादिष्टता को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा फर्नीचर वगैरह मुड्डा वगैरह बनाने में जो हम कांस का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम सरकंडे बोलते हैं उनका प्रयोग भी छप्पर छत बनाने के लिए कर सकते हैं। तो ये सामान्य खरपतवार के लाभ हुए। आज का हमारा टॉपिक क्लियर हुआ, जिसमें सामान्य ऐसा टॉपिक है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, ये सामान्य जानकारी है, सो खेत में जाने वाले सभी जानते हैं इसको। आगे हम नया टॉपिक कल पढ़ेंगे, खरपतवार का विस्तार कैसे होता है, खरपतवार का गुणन कैसे होता है, खरपतवारों को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, नियंत्रण करने की कौन कौन सी विधियां हैं। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।